आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर। आज है 8 दिसंबर, मंगलवार का दिन है, लेकिन टीम इंडिया के लिए अमंगल हो गया। कंगारुओं से क्यों हारे, इस न्यूज पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे। नाम है इसका दिन भर। देश दुनिया में पूरे दिन बहुत कुछ घटता रहा, लेकिन हम आधे घंटे में सिर्फ आपको वो बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं सिलसिला। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की होगी। आज भारत बंद था तो कहां कैसा असर रहा, अपडेट लेंगे। साथ ही बताएंगे कि नया क्या हो रहा है। फिर सरहद पर चीन की नई हरकत के बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद इंडियन मोबाइल कांग्रेस की खबर लेंगे। वहां 5G की बात हुई है, आपके काम की भी है। और आखिर में वो सवाल जिसका जिक्र सबसे पहले मैंने किया, टीम इंडिया 12 रन से T20 मैच हार गई। तो वजह जानना तो बनता है, लेकिन सबसे पहले खुशबू से हेडलाइंस सुनते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का पूरे देश में असर दिखा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 7 बजे किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात तब हो रही है जब कल किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले हुई 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। IMC 2020 का विषय समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी रखा गया है। 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन इस बार कोरोना की वजह से वर्चुअल हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,567 नए मामले सामने आए। ये 10 जुलाई यानी करीब 5 महीने के बाद एक दिन में सामने आए सबसे कम मामले हैं। ब्रिटेन की 90 साल की मार्गरेट कीनन दुनिया की वो पहली महिला बनी है जिन्हें कोरोना का पहला पूर्ण विकसित टीका लगाया गया। आज लंदन में एक अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें फाइजर बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोना का पहला टीका दिया। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के मामले में अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान समेत कुल 10 देशों को विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। इन देशों में म्यांमार, चीन, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और नॉर्थ कोरिया शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए एक नया संगठन बनाया है, जिसके CEO भारतीय मूल के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को बनाया गया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कृषि कानून के विरोध में आज किसानों का भारत बंद था। तो ये तो वो बात है जो आप और हम जानते हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अलग अलग राज्यों में इसका असर दिखाई दिया। अब कल यानी बुधवार को किसानों और सरकार में बातचीत का 6वां दौर चलेगा। लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम किसानों से मिल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने इस बारे में जानकारी दी है। होम मिनिस्टर से मीटिंग है, वहाँ पर जा रहे हैं उधर। और उसके क्या सिंगू बॉर्डर भी जाना है? उसके बाद वहाँ पे, यहाँ पे सिंगू बॉर्डर जाएंगे, वहाँ से सब लोग होम मिनिस्टर से मीटिंग है, वहाँ पर जाएंगे। आज भारत बंद का जो हाँ, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। सबका धन्यवाद, जो जिसने भी इसमें शामिल हुए सबका धन्यवाद है। बताया जा रहा है कि करीब दर्जन भर नेता इस बातचीत में शामिल रहेंगे। तो सबकी नजर है कि क्या अमित शाह किसानों को मना सकेंगे। फिलहाल बताते हैं कि दिल्ली का हाल आज क्या रहा। जानकारी दे रहे हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा। भारत बंद का असर दिल्ली में मिला जुला देखने का मिला। हालांकि कई सारे ऐसे बाजार थे जो पूरी तरीके से खुले हुए थे, जिसमें चांदनी चौक, सरोजनी नगर या कनॉट प्लेस के जो बाजार थे वो खुले हुए थे। इसके अलावा कुछ वहां पे दुकानें बंद भी थी। जो लोग दुकानें नहीं खोल रहे थे, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पे हमने ऑटो और टैक्सी वालों से बात की, तो उनका ये कहना था कुछ ऑटो वालों का कि वो पूरे दिन टैक्सी चलाएंगे, लेकिन 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रखेंगे। जबकि बाकी ऑटो और टैक्सी वालों का कहना था कि वो पूरे दिन अपने टैक्सी चलाएंगे, क्योंकि उन्हें बंद से नहीं फर्क पड़ने वाला। पिछले वक्त जब कोविड हुआ था तो उनका अच्छा खासा उस दौरान नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई अभी तक वो नहीं कर सके हैं। इसलिए वो लगातार टैक्सी चलाते रहेंगे। इवन एक टैक्सी ड्राइवर ने तो यहाँ तक बोला कि उनका काम लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर वो घर बैठते हैं तो इससे लोगों को तकलीफ होती है जो दिल्ली आ रहे हैं या जिनको दिल्ली से बाहर जाना है। ऐसे में लोगों को तकलीफ होती है, तो हम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजारों में आवाजाही भी लोगों की काफी हद तक सामान्य रही। तो कुल मिला जुलाकर दिल्ली में जो भारत बंद था
उसका असर मिला जुला देखने को मिला। हालांकि जो ज्यादातर बाजार थे, टैक्सी और ऑटो के जो सर्विसेज थी वो काफी हद तक सामान्य रही, लेकिन बॉर्डर पर सिचुएशन अभी भी वही बनी हुई है जो पिछले 26 नवंबर से बनी हुई है। वहां पर खासकर टीकरी सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है, जबकि गाजीपुर पे पार्शली यानी दिल्ली अगर आप एंटर कर रहे हैं तो वो स्ट्रेच बंद है। अब पंजाब का भी हाल ले लेते हैं, जहां के किसान इस आंदोलन में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। बता रहे हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल। जी देखिए, जहां तक भारत बंद के असर की बात है वो चंडीगढ़ में तो मिला जुला ही रहा, लेकिन ये असर पंजाब के विभिन्न जिलों में देखने को मिला, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सभी सड़कें जाम कर दी। किसी भी बस या दूसरे वाहन को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई और कुल मिलाकर पंजाब में जो ये बंद था ये सक्सेसफुल रहा। और हरियाणा में भी इसका असर आंशिक तौर से देखा गया। कई जगहों पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बसों को रोकने की कोशिश की। चंडीगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया, 2-3 घंटे लगातार ब्लॉक करके रखा, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह से जो परिवहन था उसको सुचारू तरीके से चलाने की कोशिश की गई। सड़कों के सर्विस लेन से जो वाहन है वो गुजारने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई जो घंटों जाम में फंसे रहे। उनका ये मानना है कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, उनको प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि आम लोगों को उस प्रदर्शन के चलते कष्ट हो या उनको कुछ तरह की दिक्कतें आई। सुबह सुबह हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की। इनमें से जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत आई उसमें से कुछ एक लोग कोर्ट कचहरी जाने वाले थे, कुछ एक लोग दफ्तरों में जाने वाले थे, या फिर सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो लोग जो आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले थे। आज दिल्ली पुलिस की भर्ती प्रक्रिया का एक रिटन एग्जामिनेशन था, उसके जो प्रतिभागी थे या प्रतियोगी थे उनको अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुंचने की खासी दिक्कत आई। तो कुल मिला के केंद्र के 3 नए कानूनों को रद्द करने की मांग की और बार बार केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई, लेकिन कभी भी कहीं भी किसी भी जगह से अभी तक किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। और बंगाल से भी जानकारी हासिल करते हैं, जहां सीएम ममता बनर्जी इस बंद के समर्थन में हैं, लेकिन वो खुद भी बीजेपी का एक बंद झेल रही हैं। बता रही हैं मनोज्ञा लोईवाल। पश्चिम बंगाल में काफी मिला जुला असर देखने को मिला है जहां तक भारत बंद का सवाल है। कई जिलों में गाड़ियां चल रही थी, लेकिन कई जिलों में गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे का समर्थन किया है। हालांकि ये कह दिया था कि सरकारी कर्मचारी अगर आज दफ्तर नहीं आते हैं तो उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2011 से लेकर अब तक जब तक तृणमूल कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से उन्होंने हमेशा हर बंद का विरोध किया है। लेकिन मिदनापुर में ममता बनर्जी ने ये तो कह दिया था कि मुद्दे पे समर्थन होगा। वाम मोर्चा और कांग्रेस का ये कहना है कि अपनी सरकार और सत्ता बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस इस समय किसानों के साथ हाथ मिला रही है बाकी पार्टियों के जरिए। उत्तर बंगाल की तस्वीर थोड़ी अलग थी। उत्तर बंगाल में तस्वीर अलग होने का कारण है कि बीजेपी ने ही 12 घंटे का बंद बुला दिया है अपने कार्यकर्ता की मौत के बाद, जो विरोध प्रदर्शन में मारा गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से आपाधापी में आज जो लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है, किसान के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद का बंगाल में मिला जुला असर रहा है, लेकिन उसके राजनीतिक कारण भी है। और इन राजनीतिक गतिविधियों के बीच में बंगाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब भी भारत बंद की बात होगी तो बंगाल पर असर हमेशा होता है। तो अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमित शाह के हस्तक्षेप से क्या बात बनेगी। खैर, बढ़ते हैं आगे, जहां सरहद पर चीनी सेना का हस्तक्षेप बढ़ गया है। खबर है कि सीमा पर चीन ने 20 से 21 नए कैंप्स बनाए हैं। भारत के लिए चिंता का सबब है ही, तो किन इलाकों में चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं, ये समझा हमने डिफेंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले हमारे रिपोर्टर मंजीत नेगी से। देखिए साहब, अगर हम पूर्वी, खासतौर से पूर्वी लद्दाख इलाके में देखें, जहां पर पूरा जो लाइन एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है बर्फ से ढक चुका है, और वहां पर हमने पहले ही बताया था कि चीनी सैनिक बहुत ज्यादा एक तरह से मजबूत स्थिति में नहीं है। वो उस ऊंचाई पर और बर्फबारी की वजह से मुश्किलें आ रही हैं, उसको झेल नहीं पा रहे हैं। तो इन मुश्किलों को देखते हुए चीन ने एक नई रणनीति पर काम किया है। उसने जो अग्रिम चौकियां हैं उसके पीछे के इलाकों में अपने बेस तैयार किए हैं, जहां से उस सैनिकों को रसद, हथियार और दूसरे सैनिकों की अदला बदली कर सकते हैं। इसके लिए
एक तरह से पूरे लद्दाख की सरहद से लेकर अरुणाचल, हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जहां पर उसको लगता है कि ये महत्वपूर्ण इलाके हैं भारत के हिसाब से सामरिक तौर पर, उन इलाकों में उसने 20 से ज्यादा जो सामरिक के बड़े कैंप हैं वो तैयार किए हैं। उसका मकसद यही है कि इस वक्त जिस तरह की मुश्किलें लद्दाख सरहद को भारतीय सेना के साथ झेल रहा है, उससे कैसे मदद पहुंचाई जाए। अब मंजीत, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भारत के लिए इससे किसी तरह की परेशानी खड़ी हो सकती है क्या? देखिए, एक लंबी रणनीति के तहत अगर उसको देखें तो ये परेशानी का सबब है। अभी तक अगर आप देखें तो एलओसी जिसको हम कश्मीर में जो खासकर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ एलओसी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर कह सकते हैं कि 24 घंटे साल भर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं। अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन के साथ लगती है वहां पर ये स्थिति नहीं थी। वहां पर दोनों जो सेनाएं थी वो पेट्रोलिंग करके अपने पीछे के बेसिस पर बैठती थी, आमने सामने बंदूक लेकर खड़ी नहीं होती थी, हथियार लेकर खड़े नहीं होते थे। लेकिन अब इस लद्दाख की घटना के बाद अब जो तैनाती इस वक्त खासतौर से लद्दाख में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, वो ये दिखाता है, और अब जो जिस तरह से चीन ने 20 नए बड़े कैंप तैयार किए हैं, वो ये दिखाता है कि चीन इस सरहद पर भी भारतीय सेना के साथ साल भर 24 घंटे आमने सामने की लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जो एक लंबी लड़ाई की तरफ इशारा करता है। और भारत को भी ये कोशिश करनी होगी कि अब न सिर्फ लद्दाख में बल्कि चीन से लगने वाली पूरी सरहद, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक पूरी सरहद पर एक लंबी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत नेगी। इसी के साथ खबर एक और है, वो ये है कि कल से चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जॉइंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसे शाहीन ईगल 9 नाम दिया गया है। पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है, वहां यह अभ्यास चल रहा है। इस तरह की ड्रिल्स या एक्सरसाइज का एक मकसद जो है वो ये होता है कि अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाए। और भारत के जो रिश्ते हैं वो चीन और पाकिस्तान दोनों से अच्छे तो है नहीं। ऐसे में क्या एक्सरसाइज के पीछे भारत के लिए कोई मैसेज छिपा है? ये पूछा हमने रक्षा मामलों के जानकार और इंडिया टुडे में एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उन्नीथन से। इन एक्सरसाइजेस को हम बहुत नजदीकी से देख रहे हैं इसीलिए क्योंकि जैसे आपने कहा इन दोनों देशों से हमें खतरा है। ये हमारे दोनों एडवर्सरीज हैं, दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारे अनसेटल्ड बॉर्डर्स है, डिप्लॉयमेंट्स चल रहे हैं और फायरिंग भी चल रही है दोनों बॉर्डर्स पे। अब जहां तक कि मिलिट्री एक्सरसाइज का सवाल है, एक एयरफोर्स पीएलए एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच इसकी जो है कुछ कई सालों से इनकी जो रिश्ते हैं उनमें बहुत सारी नजदीकी बढ़ गई है। दोनों बहुत नजदीकी से काम करने लगे हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत बढ़ चुकी है चाइना और पाकिस्तान की, खासकर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के आने के बाद। अब चाइना जो है सबसे बड़ी पेट्रन है, स्पॉन्सर है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो मिलिट्री हार्डवेयर हो या इकोनॉमिक सपोर्ट या फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट में यूएस के हटने के बाद। लेकिन सबसे मेजर जो कंसर्न है हमारे लिए इस एक्सरसाइजेस से ये है कि अगर हम इंडिया और चाइना के बीच युद्ध खुल जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, तो चाइनीज एयरफोर्स जो है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स एयर बेसिस का यूज करके हमें एक दूसरे डायरेक्शन से अटैक कर सकते हैं, हम पे हमला कर सकते हैं। तो ये ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से है। और फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों कंट्रीज, दो एयरफोर्स जैसे हम देखते हैं, चाइनीज एयरफोर्स एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, उनके फाइटर पायलट्स की जो ट्रेनिंग है पाकिस्तान एयरफोर्स से कुछ कम है। तो ऐसे हमें सुनने को मिला है कि बहुत एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स को ट्रेनिंग देती है कि देखिए ऐसे वेस्टर्न, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स और वेस्टर्न एयरफोर्सेज में काफी तालमेल है, उनके साथ एक्सरसाइजेज करते हैं, वो काफी एक अच्छे एयरफोर्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स। और बहुत सारे वेस्टर्न फाइटर टैक्टिक्स वगैरह वो चाइनीज एयरफोर्स को सिखाते हैं कि ये ऐसे होते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स टैक्टिक्स का उनको कैसे यूज करते हैं। बहुत सारा एक्सचेंज होता है इन दोनों एयरफोर्सेज में। तो दोनों साइड से अगर दोनों एयरफोर्सेज के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो दोनों के लिए विन विन एक सिचुएशन है और भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो,
सुनता है सारा जहां। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 8 से 10 दिसंबर के बीच इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की थीम है और आज इस प्रोग्राम में पीएम मोदी, केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, ऐसे तमाम दिग्गज शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा कि टेलीकॉम सेक्टर ने भारत के विकास में अहम रोल अदा किया है। ये भी कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में भारत की अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमें अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा और देश में 5G के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। तो इस विषय पर डिटेल में जानकारी के लिए हमने बात की बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर मनु कौशिक से। उनसे पूछा कि आज जिस तरीके से इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 5G की बात हुई, इसके रोल आउट की बात भी कही गई, आप इसे कैसे देखते हैं, इस खबर के मायने क्या हैं? वैसे तो देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जो है 5G की रेस में बहुत पीछे छूट गया है। जब ये 5G की बात शुरू हुई थी आज से 4-5 साल पहले, जब शुरुआत हुई थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है मनोज सिन्हा जो उस टाइम पे टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया ने 4G की बस मिस कर दी है, बट हम चाहते हैं कि इंडिया 5G की बस मिस ना करे। कभी भी किसी भी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का गेम जो होता है वो तभी आपको एडवांटेज देता है जब आप उसमें शुरुआती टाइम से घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उस वक्त टेक्नोलॉजी होती है, उसके बाद आपके पास सब कुछ, मतलब आप दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, अगर आपके पास शुरू से ही पूरी पकड़ होगी टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंडिया जो है फॉर वट एवर रीजंस, मतलब आप बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है वो 5G की रेस में ऑलरेडी पीछे हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज ने, चाइना ने फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने, साउथ कोरिया ने, इन्होंने ऑलरेडी बहुत आगे लीड ले ली है, इंडिया से बहुत आगे निकल चुके हैं 5G टेक्नोलॉजी को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, रोल आउट करने में आम कंज्यूमर्स के लिए। तो देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इंडिया अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे है, बट हाँ, आप लीडर नहीं है इस मार्केट में, लेकिन अगर आप लॉन्च करते हैं अगले साल तक, तो आप फिर भी अधिकतम जो विश्व है उसमें आप उसके हिसाब से आप फिर भी आगे ही होंगे। मनु जी, अब यहां से भारत में टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, उनके बीच क्या अब एक नई हलचल देखने को मिलेगी? जो स्टेटमेंट आई है मिस्टर मुकेश अंबानी की तरफ से, ये बहुत ही धमाल मचा सकती है स्टेटमेंट, क्योंकि ये बाकी दो ऑपरेटर्स जो हैं, जो उनका जो नजरिया है 5G को लेके, उससे थोड़ा अलग है इनका स्टेटमेंट। तो देखिए, जो कभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो ऐसा नहीं कि वो एक ही टेलीकॉम कंपनी लेके आएगी, बाकी कंपनी नहीं लेके आएंगी, क्योंकि मार्केट इतनी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि आप चाहते हुए भी आप उस टेक्नोलॉजी को ये नहीं कह सकती कि मैं इसको नहीं लाऊंगा, क्योंकि कस्टमर जो है आज की तारीख में, या शुरू से ही, मतलब जो कस्टमर होता है, इसको हमेशा नई टेक्नोलॉजी की तरफ प्रेफर करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर जियो आज की तारीख में 5G दे रहा है और एयरटेल और वोडाफोन नहीं दे रहे हैं, तो एयरटेल और वोडाफोन को छोड़ के लोग जो है जियो की तरफ भागेंगे। ये मतलब एक तरीके से एक ट्रेंड होता है टेलीकॉम कंपनीज ने, ये ट्रेंड बहुत सारी, मतलब पीछे जो 2G 3G 4G आई है उनमें देखा है। तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि अगर जियो लाएगा तो बाकी दो को भी लॉन्च करना पड़ेगा। सवाल आता है कि बाकी दो कंपनीज जो हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो स्पेक्ट्रम खरीद पाए आज की तारीख में, क्योंकि 5G का स्पेक्ट्रम जो है वो हम बहुत बार लिख चुके हैं, वो दुनिया में सबसे महंगा स्पेक्ट्रम है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंडिया जो है अपना जो 5G स्पेक्ट्रम है, जो 3400 गीगाहर्ट्ज के बैंड में होता है, वो $70 मिलियन में बेच रहा है, मतलब पर मेगाहर्ट्ज का प्राइस, जो कि बहुत ज्यादा है। यूके से 7 गुना ज्यादा है उसका प्राइस, आप ये देखिए ना। तो इन कंपनीज का, स्पेशली जो वोडाफोन और एयरटेल हैं, इनकी आज वैसी हालत नहीं है कि ये स्पेक्ट्रम खरीद पाए। और स्पेक्ट्रम खरीदना एक इशू है, उसके अलावा उसका स्पेक्ट्रम को टावर्स के थ्रू ट्रांसमिट करना, तो वो आपको ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे। अगर ना भी ज्यादा टावर लगाए तो एग्जिस्टिंग जो टावर हैं उनको आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, उनको दोबारा से, मतलब उनमें नई इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे ताकि 5G जो है उसको आप रिले कर सकें लोगों में। तो ये एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नई टेलीकॉम में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जैसे कि आज बोल सकते हैं। अच्छा, ग्लोबल लेवल पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होती है, वहां नई टेक्नोलॉजी की बात होती है, मोबाइल कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं, लेकिन इंडियन मोबाइल कांग्रेस में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ज्यादा हावी नजर आते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि आप जो है, लार्जली क्या है, आप देखेंगे कि बास्केट को, अगर इंडिया में देखेंगे बास्केट को, टेलीकॉम कंपनीज की बास्केट को आप देखिए, और उसके तुलना में मोबाइल कंपनीज की बास्केट को देखिए।
आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कितनी बड़ी हैं साइज में आज के मुकाबले जो फोन कंपनीज है। फोन कंपनीज इंडिया में ले दे के 2-4 बची हैं, माइक्रोमैक्स, लावा, ये मतलब बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज हैं। ये एक टाइम पे तो इनको ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था चाइनीज कंपनीज ने, वो बात हो रहा है अब ये थोड़ा फिर से निकल के आई हैं बाहर। टेलीकॉम कंपनीज इनके मुकाबले बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो मोबाइल कंपनीज हैं। इसका बिल्कुल उलट है ग्लोबली। अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, हुआवे भी कुछ हद तक, ये सब कंपनीज जो हैं इनका मेजर जो रेवेन्यू आता है या मेजर जो इनका फोकस है आज की तारीख में वो है मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स जो हैं वहां पे ये लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। और आप देखिएगा जो MWC होता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, उसमें ज्यादातर फोकस जो रहता है वो रहता है न्यू मोबाइल लॉन्चेस पे या न्यू मॉडल के जो लॉन्च होते हैं उनके ऊपर। उसका सिंपल रीजन यही है कि मार्केट जो है मोबाइल फोन्स की वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू अगर हम टेलीकॉम इक्विपमेंट या टेलीकॉम कंपनीज की बात करें ग्लोबली। और अब थोड़ी खुशी थोड़ा गम मना लेते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज जीत ली है, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं हो पाया। आज हम मैच हार गए। क्यों हारे, इस पर बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी ऋतुराज। उनके साथ हैं खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल। एक मौका था भारत के पास कि आज का मैच जीतकर T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करे। ऐसा तो नहीं हो सका, भारत आज का मैच हार गई, लेकिन फिर भी एक बहुत ही उम्दा सीरीज। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सीरीज रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अमूमन जब भी कोई श्रृंखला होती है ऋतुराज, तो बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, और ऐसा ही हमने देखा इस T20 सीरीज में भी। वनडे में भी हमने बहुत जबरदस्त फाइट देखी थी, और T20 में कहीं भारत का जो प्रदर्शन है वो बेहतर नजर आया। हालांकि हम ये अंतिम मुकाबला हारे, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत अगर हमारी अच्छी हो गई होती, लोकेश राहुल 0 पर आउट नहीं होते, कुछ कंट्रीब्यूट करके आउट होते या कुछ पार्टनरशिप बना लेते टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। चलिए, अगर लोकेश राहुल आज 0 पर आउट हो भी गए, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों में संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, इन बल्लेबाजों का भी अगर थोड़ा बहुत योगदान होता तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला जो है भारत जीत सकता था, और जिस व्हाइट वॉश की आप बात कर रहे हैं वो हम कर पाने में कामयाब हो जाते। एक जो लास्ट मैच में जैसा कि दिखा था कि पूरे मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया था, एक छोटी छोटी साझेदारी बनी थी और हम जीत तक पहुंचे थे, उसकी कमी आज नजर आई। बेशक, वही बात मैं कह रहा था कि मिडिल ऑर्डर का क्लिक करना बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी जब शुरुआत अच्छी नहीं होती है, किसी भी फॉर्मेट की आप बात कर लें, चाहे आप टेस्ट मैचेस खेलें, वनडे खेलें, T20 खेलें, अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो फिर मिडिल ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के मुकाबले में हुआ ये कि न तो हमारी शुरुआत अच्छी हुई, न मिडिल ऑर्डर से वैसा कोई साथ मिल पाया। इकलौते विराट कोहली को अगर आप निकाल दें तो फिर भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है एकदम बहुत ही लोअर कैटेगरी में जिसको आप सकते हैं, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा बल्लेबाजों का। तो ऐसी सूरत में आप मुकाबला नहीं जीत सकते किसी एक बल्लेबाज के भरोसे। कलेक्टिव परफॉर्मेंस जैसा सेकंड T20 में भारत ने किया, जैसा कि आप जिस मैच का जिक्र कर रहे थे, वैसा अगर हो जाता तो यकीनन ये मैच हमारे हाथ में था। गेंदबाजी पर क्या कहेंगे इकबाल? टीम के जो बॉलर्स हैं वो लगातार रन जो हैं वो लुटा रहे हैं। देखिए ऋतुराज, क्या है ना कि ये फॉर्मेट ही ऐसा है, और इस फॉर्मेट में आप पिटने के लिए तैयार रहिए। कभी भी आपका दिन खराब हो सकता है, कभी भी आप टारगेट में आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कोई खराब प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों का रहा है। आप देखें, एक दिन 2 दिन किसी का खराब हो सकता है। चहल और शार्दुल ठाकुर को अगर आप निकाल दीजिए तो बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन देखिएगा बहुत अच्छा है। दीपक चहर 4 ओवर में 34, वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर में 34, टी नटराजन 4 ओवर में 33। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, सभी गेंदबाजों का ठीक रहा है। मतलब आप जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 4 ओवर में 20 वाला, 4 ओवर में 25 वाला स्पेल कोई गेंदबाज क्यों नहीं डाल रहा, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि आप ये भी तो देखिए कि सामने ऑस्ट्रेलिया है और वो भी अपने घर में खेल रहा है, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव रहता है गेंदबाजों के ऊपर। हालांकि चहल ने थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर किया है, इस बात को आप अग्री करेंगे और मैं भी कर रहा हूँ। अंत में बात करना चाहेंगे कि ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीता, T20 सीरीज हमने जीता, टेस्ट मैच है आगे और बहुत बड़ी परीक्षा। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी परीक्षा होनी है। टेस्ट मैचेस जो है वनडे और T20 से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ एक अलग बॉल गेम होगा, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे। हाँ, ये बात और है कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मविश्वास से लबरेज होकर के टेस्ट सीरीज में जा रहे हैं, क्योंकि आपने T20 सीरीज अभी अभी जीती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर खिलाड़ी अलग होंगे, माहौल अलग होगा,
कंडीशंस अलग होंगे और ओपोजिशन में भी खिलाड़ियों में काफी बदलाव आएंगे। T20 सीरीज में जो उनका ट्रायो है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, वो नहीं थे, वो वहां पर होंगे। और साथ ही स्पिनर के रूप में बहुत अनुभवी गेंदबाज नेथन लायन उनके पास होगा। तो टेस्ट मैचेस में कहीं ज्यादा कड़ी परीक्षा भारतीय टीम की होने वाली है। लेकिन जी हाँ, आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी था कि हम जो है सीरीज जीत करके जा रहे हैं टेस्ट मैचेस में। शुक्रिया इकबाल, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद रितु। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और आज हमारे पास रिएक्शन आया है जी शंकर श्रीवास्तव का। हम एक शो बनाते हैं हेलो डॉक्टर, हर मंगलवार को हम उसे रिलीज करते हैं, जिसमें हमने आज बताया है कि धुंधली नजर का परमानेंट इलाज क्या है। तो श्रीवास्तव जी ने कहा है कि जानकारी उन्हें काफी अच्छी लगी। आप भी अगर कमजोर नजर के शिकार हो चुके हैं मेरी तरह, तो हेलो डॉक्टर सुनना मत भूलिएगा। तो अब तो साहब वक्त है फिलहाल सामान समेटने का। दीजिए इजाजत सचिन द्विवेदी को, जो साउंड मिक्सिंग का काम संभाल रहे थे, और मुझे भी। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।